आज हम एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जिसे तलवार के दम पर बनाया गया था। और कहानी है एक ऐसे सम्राट की जो पहले तो अपनी क्रूरता के लिए जाना गया, लेकिन फिर इतिहास में शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य और महान सम्राट अशोक की। यही वो सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया है, और यही सवाल मौर्य साम्राज्य की कहानी का केंद्र है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें जीत की बर्बरता से लेकर इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नए नजरिए तक ले जाती है। इस हैरान कर देने वाले बदलाव को समझने के लिए हमें पहले उस विशाल साम्राज्य की नींव को देखना होगा जिसे बनाया गया था। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नौजवान से। जरा सोचे, सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया। ये भारत के इतिहास में पहली अखिल भारतीय शक्ति थी। तो सवाल ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? देखिए, हमारा ज्ञान कई अलग अलग स्रोतों से आता है। शक्तिशाली ग्रंथों से, पत्थर पर खुदे हुए शिलालेखों से, और तो और उन विदेशी यात्रियों के हैरान कर देने वाले विवरणों से जो मौर्यों की शान देखकर दंग रह गए थे। साम्राज्य की बागडोर चंद्रगुप्त से उनके बेटे बिंदुसार के पास गई, और फिर उस शख्स के पास जिसने मौर्य साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया, अशोक। लेकिन अशोक के लिए सिंहासन तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने ही भाइयों के साथ एक खूनी संघर्ष करना पड़ा था। इससे पता चलता है कि वो शुरू से ही कितने महत्वाकांक्षी और शायद कितने निर्दयी थे। दिलचस्प बात यह है कि अशोक को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, और हर नाम जो अलग अलग शिलालेखों में मिला है हमें उनकी बदलती हुई पहचान के बारे में एक सुराग देता है कि वो अपनी प्रजा के बीच किस तरह देखे जाना चाहते थे। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। लेकिन एक युद्ध सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा विनाशकारी संघर्ष जो उनकी और उनके साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए तय कर देगा। ये सब शुरू हुआ कलिंग के तटीय राज्य से। अपने शासन के 8वें साल में अशोक की नज़र इस अमीर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके पर पड़ी, और वो इसे किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशोक के अपने शिलालेखों के मुताबिक युद्ध के बाद हुए नरसंहार ने उन्हें इतने गहरे पश्चाताप से भर दिया कि उनके जीवन का रास्ता ही हमेशा के लिए बदल गया। ये उनके अंदर आए गहरे बदलाव को दिखाता है। अशोक ने सैन्य विजय का रास्ता छोड़ दिया। युद्ध के नगाड़ों की गूंज की जगह अब धम्म की शांत ध्वनि ने ले ली थी। ये नैतिक जीवन और धर्म का आह्वान था। तो इस बदलाव का असल में मतलब क्या था? चलिए देखते हैं कि कैसे अशोक ने इस नए दर्शन को शासन के एक क्रांतिकारी मॉडल में बदल दिया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई धर्म नहीं था। अशोक हर किसी को बौद्ध बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एक नैतिक संहिता थी, सार्वभौमिक सिद्धांतों का एक समूह जिसे एक विविध और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था। अपना संदेश फैलाने के लिए अशोक ने उस समय के सबसे उन्नत तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद दौरे किए, नए अधिकारी नियुक्त किए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने धम्म को पत्थर पर खुदवा दिया ताकि उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहें। ये शब्द जो सीधे अशोक के शिलालेखों से लिए गए हैं, उनकी सोच में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाते हैं। अब वो एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक पिता थे जो अपनी सभी संतानों की भलाई के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ ऊंचे आदर्शों पर नहीं चल सकता। मौर्यों ने एक अविश्वसनीय रूप से कुशल और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली बनाई थी ताकि उनका विशाल साम्राज्य बिना किसी रुकावट के चलता रहे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के लेखों से हमें पता चलता है कि मौर्य शहरों का प्रबंधन कितनी सावधानी से किया जाता था। एक 30 सदस्यीय परिषद थी जिसे 6 अलग अलग समितियों में बांटा गया था, और ये उद्योग से लेकर टैक्स वसूलने तक सब कुछ देखती थी। मौर्यों की कानूनी व्यवस्था भी उतनी ही प्रभावशाली थी जैसा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए
अलग अलग अदालतें थीं। ये एक बहुत ही संगठित और जटिल प्रणाली थी। और विडंबना देखिए, अशोक के शांति के साम्राज्य को प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का सहारा था। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण था कि उनकी शांति की नीति एक विकल्प थी, कोई मजबूरी नहीं। और यही सवाल हमें अशोक की विरासत के मूल में ले आता है। क्या हिंसा पर बना साम्राज्य सच में शांति से चलाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि अशोक आज भी इतिहास के एक इतने दिलचस्प और जटिल किरदार बने हुए हैं।